अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम रुख करेंगे बिहार का। जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ हमने जम्मू कश्मीर असम्बली और जम्मू कश्मीर असम्बली के बजट सेशन के हवाले से बात की और क्या किस तरह से आगाज़ हुआ, यानी 7 बरस के बाद जम्मू कश्मीर में बजट सेशन का आगाज़ हुआ और 7 मार्च को बहरहाल बजट पेश किया जाएगा। तो क्या कुछ सूरत हाल रही वहाँ का हमने देखा, और सरकार के दावे और फिर अपोजिशन का क्या कहना है। उसी एतबार से अब हम आज जो है फिर एक असम्बली का रुख कर रहे हैं और हम असम्बली जो बिहार की है वहाँ का रुख कर रहे हैं और हम ये देखना चाहेंगे, ये समझना चाहेंगे कि नीतीश कुमार सरकार किस तरह से चल रही है और फिर साथ ही साथ जो कुछ आवाम से जो वादे किए गए इन यानी इस टेन्योर में उस पर कितना काम किया गया, और फिर इसके साथ साथ अब किस तरह के यानी मसाइल हैं, मामलात हैं, और जो सेशन चल रहा है इसमें जो बजट सेशन है उसमें अवाम के जो मुतालबात हैं, अवाम के जो डिमांड्स हैं, उनके जो मसाइल हैं, क्या वाकई उसको उस जानिब तवज्जो दी गई है, दी जा रही है। अपोजिशन का जो रोल है वो किस तरह का रोल नज़र आ रहा है। वाकई जो है असम्बली अवाम की यानी फ़लाह बहबूद के लिए, उनकी तामीर तरक्की के लिए और उनके मसाइल हल करने के लिए क्या वाकई वैसे ही मुद्दे हैं, वैसा ही बजट तैयार किया गया है, वैसा ही बजट पेश किया गया है, या फिर मामला क्या है। और फिर साथ ही साथ बिहार की अगर हम बात करें तो बिलखुसूस खुद भाजपा से हमने मुसलसल ये सुना था कि गुंडा राज गुंडा राज गुंडा राज, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या बिहार की बात हो, ये की जाती रही है। अमन व ज़ब्त की बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात, ये हमेशा की जाती रही है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आज के अपने खुसूसी मौजूद मेहमान से ज़रूर इस हवाले से जानेंगे। न सिर्फ हम एक नैरेटिव में बात करेंगे, बल्कि मिन जुमला तौर पर आम एतबार से बिहार की सूरत हाल क्या है, किस तरह की सियासत चल रही है और किस तरह से लोगों की जो उमंगें हैं, जो लोगों के मुतालबात हैं वो क्या हैं, और एक आम इंसान को जिस तरह से एक सिक्योरिटी चाहिए उस हवाले से क्या है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है। इस पर हम एक जनरल टॉक करेंगे, बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई बिहार के हालात किस तरह से हैं और अब आगे के हवाले से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। आगे से मुराद यही हो रहा है कि पिछले इंतखाबात हो गए, इलेक्शंस हो गए, अब आगे के इलेक्शंस की तैयारी। अब उसमें होगा क्या कि एक पार्टी दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएगी, दूसरी पार्टी तीसरे पर इल्ज़ाम लगाएगी, और इन्हीं के दरमियान के जो यानी तसादुम है, टकराव है, इसी में सारा वक्त गुजर जाएगा। क्या यही, चाहे वो बिहार हो, जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो दिल्ली हो, क्या यही चल रहा है ओवरऑल अगर हम अपने देश की बात करें। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मौजूद मेहमान एडवोकेट संतोष कुमार यादव साहब, सीनियर एडवोकेट, सियासी तजियाकार, पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नमस्कार जी वकार साहब, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। बहरहाल मैं सोच रहा हूं कि कहां से आगाज़ करूं, लेकिन आगाज़ यहीं से करूंगा, क्योंकि अभी अगर असम्बली की हम बात करें तो सेशन जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह की जो है मुद्दे उठाए जा रहे हैं और बजट भी जिस तरह का पेश किया गया है, तो संतोष साहब आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, माशाल्लाह से गहरी नज़र आपकी सारी न सिर्फ बिहार बल्कि देश की अगर हम बात करें तो उस पर आप अच्छी तरह से एक अपनी एक खुसूसी नज़र रखते हैं। और फिर उसके साथ साथ जो बजट पेश किया गया, इस पर जो कुछ अभी तक चल रहा है, मैं थोड़ा सा आपसे चाहूंगा कि आप आगाज करें कि आप इसको किस तरह से देख रहे हैं। जी हाँ सर, चुनाव सर पे है। जी जी, और उसी की तैयारी चल रही है। हाँ, लेकिन कई बार प्यार में धोखा होती है जी, और कई बार धोखा में प्यार भी हो जाता है। अच्छा, तो बिहार की राजनीति में अभी जनता यही नहीं समझ पा रही है जी, कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय नीतीश कुमार जी हाँ, का प्यार में धोखा चल रहा है या धोखे में प्यार चल रहा है। अच्छा, क्योंकि नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी की अपनी आकांक्षा है हाँ, कि माननीय नीतीश कुमार जी अगले टर्म्स के लिए मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित किए जाएं। और भारतीय जनता पार्टी की अपनी दांवपेच है कि माननीय नीतीश कुमार जी को पैक कर दिया जाए। अच्छा, पैक कर दिया जाए, निपटा दिया जाए, और निपटा करके राष्ट्रीय जनता दल से सीधे फाइट की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आ जाए। जी, और
राष्ट्रीय जनता दल सॉरी भारतीय जनता पार्टी के लिए हाँ। अभी की जो वर्तमान स्थिति है, इस स्थिति में भले ही लोगों को लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन राष्ट्रीय जनता दल है, लेकिन ये राजनीतिक रूप से है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिनको सबसे पहले निपटाना चाहती है वो है माननीय नीतीश कुमार जी। अच्छा जी। लेकिन नीतीश कुमार जी की सक्षमता कहिए या उनका किस्मत कहिए कि राजनीति में मैंने जितने भी अभी तक अंदाजे लगाए हैं, लगभग सारे अंदाजे हमारे फेल हो गए। अच्छा जी। मैंने या जितने भी राजनीति के जानकार लोग हैं, तथा कथित राजनीति के जो पंडित हैं, अच्छा, उनकी सारी भविष्यवाणी जो है नीतीश कुमार जी ने गलत साबित किया है। अच्छा। क्योंकि 2015 का चुनाव मुझे बिल्कुल याद है। 2015 के चुनाव में भी माननीय नीतीश कुमार जी की स्थिति बहुत गड़बड़ थी और उस समय लालू जी से उन्होंने गठबंधन किया और गठबंधन करा करके पुनः सरकार में आ गए जी। और इसके पहले वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ आए, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में गए जी। तो उस समय भी हम लोगों ने अंदाजा लगाया कि इसकी भारी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा जी। तो ओवरऑल नीतीश कुमार जी राजनीतिक रूप से मतलब जो है भविष्यवाणियों में कैद नहीं हुए अभी तक। हाँ। लेकिन ये इस हिसाब से लेकिन ये नहीं माना जा सकता है कि वो हर बार भविष्यवाणियों से परे होंगे। अच्छा, ये क्या उनकी किस्मत का मामला है या फिर वाकई वो इतने जो है यानी सियासत के हवाले से अगर बात करें तो उसमें वो कैद नहीं होते, वो उनका कमाल है? किस्मत की बात है या उनके कमाल की बात है? ये दोनों ही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, किसी एक चीज को नहीं नकारा जा सकता है जी, क्योंकि बिहार जैसा जो स्टेट है, राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग हैं और कास्ट कंसंसनेस है वहां पे। जी जी। और वो एक ऐसी जाति से आती हैं जिसकी बहुत बड़ी आबादी नहीं है। हाँ। बावजूद इसके वो लगातार 19 साल 20 साल मुख्यमंत्री तक रहे। तो ये एक छोटी बात नहीं कही जाएगी। जी जी जी। और मैं बिल्कुल खुले मन से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी का इसमें काबिलियत है। भले ही आप वैचारिक स्तर पे हम उनकी आलोचना करें, वो घुटनों पे आके राजनीति करते हैं, अपनी समाजवादी मूल्यों को बेच करके राजनीति कर रहे हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये सत्य है कि जिस जाति से वो आते हैं उसकी बहुत बड़ी आबादी नहीं है, बावजूद उसके 19 साल 20 साल वो एज ए मुख्यमंत्री शासन किए, ये बहुत छोटी बात नहीं है। ये वो इसमें उनकी कहीं ना कहीं प्रतिभा है, राजनीतिक कौशल है, इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब संतोष साहब, जिस तरह से आपने आगाज किया कि उधर से दिल्ली से अगर हम बात करें, भाजपा जो है अब यानी भाजपा के लिए आरजेडी नहीं बल्कि जेडीयू यूनाइटेड, यही जो है इसके जो सरबराह हैं, इसके जो चीफ हैं, वही जो है कहीं ना कहीं कांटा बने हुए। तो अगर ऐसा मामला क्यों होगा? मतलब अभी तो वो जोर और शोर अभी शायद नहीं है और फिर आपको साथ लेकर चल रहे हैं, तो फिर और 5 साल चलने दिया जाए। अब क्या मतलब आपके लिए मुश्किल है इधर दिल्ली के लिए? देखिए मसला सर ये है जी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जी, तो खासकर अभी की जो पार्टी है ये 2 आदमी में सिमट गई। उसमें तीसरे आदमी के लिए स्पेस नहीं है। तो जो जेडीयू है अगर गठबंधन में है तो वो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बने हुए हैं और जेडीयू उससे नीचे की बात नहीं करेगी, मुख्यमंत्री से वो नीचे आने नहीं जा रहे नीतीश कुमार जी। जी जी जी। पहली बात। दूसरी बात कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी आज की स्थिति में बहुत फिट नहीं है राजनीति के लिए। जी। तीसरा सबसे बड़ा पहलू ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर वर्ग है वो स्वर्ण समुदाय के लोग हैं। स्वर्ण समुदाय का मतलब हो गया कि राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ, ये मूल रूप से वोटर है भारतीय जनता पार्टी जी। और बाकी जो जातियां हैं
वो एक मुश्त वोट बीजेपी का नहीं है। मतलब कुछ जुड़ गई, कुछ घट गई, कभी प्लस हो गया, कभी माइनस हो गया, वहां पर्टिकुलर विधानसभा में कैसे क्या सिचुएशन बना उस पर निर्भर करता है। जी जी। लेकिन ये जो 4 जातियां हैं मूल रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है बिहार, स्पेशली बिहार में। जी जी। और वह जो है नीतीश कुमार जी को आज के डेट में बिल्कुल पसंद नहीं करता है। अच्छा। वो बगावत के मूड में है। और ये स्थिति लगभग यही स्थिति, मतलब इससे थोड़ा कम बुरी स्थिति कह सकते हैं कि पिछले चुनाव में थी। यही वजह थी कि आप देखेंगे जी कि भारतीय जनता पार्टी ने वो स्वर्ण वोट को ट्रांसफर कराने के लिए और नीतीश कुमार जी को न मिल जाए उसका लाभ जी, उस और उनका जो गुस्सा है, जो मतलब ये स्वर्ण जातियों का जो गुस्सा है नीतीश जी के प्रति जी, उस गुस्से को भुनाने के लिए जी, चिराग पासवान जी को गठबंधन से अलग किया गया विधानसभा के चुनाव में जी। और चिराग पासवान ने लगभग सीटों पर अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतारे जी। वो चुनाव से पहले तक गठबंधन में थे और एकाएक गठबंधन से बाहर आ गए। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुआ था कि जो नीतीश कुमार से नाराज वोटर है उनको एक विकल्प दिया जाए। हाँ जी जी, हाँ जी। और उसका परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार जी को जो सीटों का नुकसान हुआ, जो उनकी सीटें घटी विधानसभा में जी जी, वो उसी का परिणाम था। तो अब जो मसला है कि जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहता, नहीं देखना चाहता। और भारतीय जनता पार्टी को इसकी बहुत अच्छे से समझ है। एक तो मसला ये है कि वो भी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार जी को रखे जी, और दूसरा जो उसका जो कोर वोटर है वो बहुत जातिवादी, बहुत अवसरवादी और बहुत वो है जी, तो जी, वो जो है नीतीश कुमार जी को अब किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहता है। तो इसका डर भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि अगर मैं नीतीश कुमार को उम्मीदवार बनाता हूं तो मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो एक डर इधर भी है और नीतीश कुमार जी को इस बात का डर है कि अगर ये चुनाव के पहले हमें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाते हैं तो ये बीजेपी हमें कभी भी धोखा दे सकती है, हमारे पार्टी को टूट सकती है। इसीलिए मैंने जो एक जुमला बोला था कि प्यार में धोखा और धोखे में प्यार, वो चल रहा है, तो वही चल रहा है। अच्छा, मगर अब यहाँ पर बात यह है कि फिर भाजपा के पास एक चेहरा कहीं ना कहीं है, यानी वो चेहरा है जिसकी वजह से किसी ना किसी तरह से वो मुख्यमंत्री बनते रहे, कुछ ना कुछ उनकी यानी एक साख रही है, उनका असर रहा है। लेकिन भाजपा फिर क्या करेगी? वो जो दूसरा विकल्प है, चेहरे वाली बात है, क्या उसका फायदा कहीं आरजेडी को तो नहीं होगा? फिर देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ती है। अगर आप सूक्ष्म एनालिसिस करेंगे तो अमेरिकी मॉडल जो है जी, अमेरिका का जो मॉडल है उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से आत्मसात कर लिया है। और वो जो भी अमेरिका में जो प्रयोग हो रहे हैं, होते रहे हैं, वो सारा प्रयोग इंडिया में करती है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है कि हमें सारे चुनाव प्रधानमंत्री के नाम पे लड़ना है, और जीत गए तो कहेंगे कि प्रधानमंत्री के कारण जीत गए, हाँ, और हार गए तो कहेंगे कि लोकल नेतृत्व के कारण हार गए। अच्छा। और दूसरा जो मसला होता है कि जो विधानसभा में या जो मुख्यमंत्री होते हैं, कभी भी जो है मास लीडर को या दबंग लीडर को जिनको जनता में पकड़ है, उनको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाना पसंद नहीं करती है। जी जी, हमेशा वैसे लोगों को बनाती है जिनको वो बहुत अच्छे से चला सके। उसकी मिसाल गुजरात वगैरह भी बहुत सारी हैं शायद, मेरे ख्याल से। हाँ? सारी स्टेट है। हाँ जी जी जी, एक दो स्टेट अगर हम छोड़ दें तो सारी स्टेट उनका वही है। हाँ, सिर्फ ये है कि यानी अगर सेंट्रल अगर देखेंगे तो फिर वो मरकज में जाकर वो एक चेहरा या दो चेहरा हो जाएंगे, बस उसी की बुनियाद पे सारा देश जो है उसी पर जो है चलेगा। जी जी जी। तो उनको ये लगता है कि जैसे जो मास, देखिए जो मैंने सर नोटिस किया है, शायद हो सकता है कि हम लोग
डिबेट से डिरेल हो रहे हैं, बट हाँ जी इम्पोर्टेंट चीजें हैं। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा जी कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स और अन्य समाजवादी विचारधारा की जो पार्टियां हैं उनकी पॉलिटिक्स में मूल अंतर ये है कि भारतीय जनता पार्टी मिनिस्टर बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है, प्रधानमंत्री बनाती है, राष्ट्रपति बनाती है, नेता नहीं बनाती। और जो दूसरी पार्टियां हैं वो हो सकता है कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाए, प्रधानमंत्री नहीं बनाए, राष्ट्रपति नहीं बनाए, लेकिन आपको नेता जरूर बनाती है। हाँ, ये फर्क, यही फर्क है कि आप देखेंगे कि उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी लीडर थी। जी हाँ। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ा और छोड़ करके अपनी पार्टी बनाई, और वो अपनी पार्टी नहीं चला पाई, अपनी एक चुनाव तक नहीं जीत पाई जी। लेकिन अगर वहीं आप देखेंगे कि अन्य पार्टियां जिसके एक छोटे लीडर जो है वो अलग होते हैं और अलग होकर के अपनी पार्टी बनाते हैं और अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। जी हाँ। तो दोनों में मूल अंतर यही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिक्स है वो उसका एक केंद्रीय नेतृत्व होता है, उसके अतिरिक्त कोई लीडर नहीं होता है। आप देखेंगे कि हमेशा जो उसका जो लीडरशिप होता है, उस लीडरशिप को वो मीडिया के माध्यम से अपने हिसाब से गढ़ती है। नरम दल के हैं, ये गरम दल के हैं, ये सॉफ्ट हैं, ये हार्ड हैं, ये हिंदुत्ववादी हैं, ये समाजवादी हैं, इस टाइप का गढ़ती है। आप देखेंगे कि वाजपेयी जी जिस दौर में थे जी, तो वाजपेयी जी को शांति का प्रतीक और बहुत समझदार और वो माना, उसको प्रस्तुत किया जाता था उस रूप में, ठीक है जी हाँ। और आडवाणी जी को गरम दल और कट्टर हिंदू और इस टाइप का टैग दिया जाता था जी हाँ। लेकिन जब सत्ता से बेदखल हुए वाजपेयी जी और उन्होंने सत्ता के मोह में अपना मानसिक संतुलन खो दिया, सत्ता से मतलब 6 महीना अलग हुए, उसके बाद उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया जी जी। उसके बाद आप देखेंगे कि आडवाणी जी को शांति का दूत बना दिया गया और उनको जो है एक मतलब सेकुलर पॉलिटिक्स और वो वाला प्रोजेक्ट किया गया और नरेंद्र मोदी को वहां पे हिंदुत्ववादी और कट्टरवादी प्रस्तुत किया गया। हाँ। अब उसके बाद के सिनेरियो में आप आएंगे तो देखेंगे कि क्या नाम है, मोदी जी को कट्टरवादी और वो प्रोजेक्ट किया गया आडवाणी जी के बाद, और इसके बाद वाली कड़ी में जब आप आएंगे तो नरेंद्र मोदी जी को अब सेकुलर और वो प्रोजेक्ट किया जाता है। हाँ, हो रहा है। उनके एगेंस्ट योगी आदित्यनाथ को कट्टर हिंदू और वो प्रस्तुत किया जाता है, एक एग्रेसिव जो है, एक जो है जोशीला एग्रेसिव पॉलिटिशियन। तो ये सारी चीजें जो है ना कैलकुलेटिव होती है। हाँ, इनका कोई भी नेचर नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि किसी भी व्यक्ति को झाड़ पोंछ करके अपने हिसाब से प्रस्तुत कर देती है। अच्छा, ये बड़ी बुनियादी बात, बड़े मतलब सहल अंदाज में, आसान अंदाज में आपने जो है इस बात को रखा है। वाकई जो है अगर हम गौर करेंगे तो इसमें जो तब्दीलियां आई और वो उसको हम देख सकते हैं। जिस तरह से आपने वाजपेयी साहब के बारे में कहा, वाकई उनका जो एक उनकी छवि थी, जो इनकी हैसियत थी, वो जो है ये कहती थी, जबकि वो एक ऐसे एक्सट्रीम पार्टी में एक ऐसे लीडर जिनके हवाले से जो है यानी पड़ोसी मुल्क भी जो है उनकी जो है दाद देता है, सभी मतलब वो अंदाज रहा। लेकिन मैं फिर आपको वकार साहब बोलूंगा, वाजपेयी साहब भी वैसे नहीं थे जैसे हम लोगों को प्रस्तुत किया गया। अगर आप बाबरी विध्वंस के पहले उनका अगर भाषण सुनेंगे तो उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि इसको हम समतल कर देंगे। ये समतल कर देने वाला जो वर्ड है, एक शांति का प्रतीक और सेकुलर माइंडसेट का तो व्यक्ति कह ही नहीं सकता है ये वर्ड। जी तो इवन वाजपेयी जी की भी ब्रांडिंग थी और वाजपेयी जी के पर्सनालिटी की जो दोस्त थी उसको बहुत हद तक जो आप नेहरू जी की पर्सनालिटी में जिस ग्राउंड पे नेहरू जी की पर्सनालिटी पे सवाल खड़ा किया जाता है, जी जी, वैसी कई दोष और अवगुण जो है वाजपेयी जी के पर्सनालिटी में भी थी। नेहरू जी जेल गए थे स्वतंत्रता आंदोलन में, लेकिन वाजपेयी जी ने जो है स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध में गवाही दिया था। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन सारी चीजों को दबा करके, छुपा करके एक अलग नैरेटिव उनके बारे में पेश किया गया, प्रोपोगेट किया गया। हाँ,
जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिक्स की खासियत है, भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट की खासियत है। मैं इसको नेगेटिव नहीं ले रहा हूं, मैं पॉजिटिव बना के आपको बता रहा हूं। बिल्कुल ये बात जी, बिल्कुल ये हकीकत नज़र आ रही है। जिस तरह से नाज़रीन हम चले थे, यानी मेरा सवाल ये था, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें आ गई, यानी न सिर्फ एक स्टेट की बात हो गई बल्कि सेंट्रल मरकज़ी सतह पर अगर हम देखें तो किस तरह की पॉलिसी है। और फिर इससे बहुत सारे सवालात ये भी उठते हैं कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनको भी, क्योंकि वाकई जो है एक पॉजिटिव सेंस में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मतलब पार्टी अपने आप को स्टैंड करने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए और अपने आप को लोगों के सामने मौका महल के तहत, यानी मौके की नज़ाकत को देखते हुए कौन कहाँ किस तरह से हो, तो वो जो है किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए ताकि पार्टी को मजबूत रखा जाए। बड़ी मतलब वाकई इस बात को जो है दाद देनी चाहिए, ये किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है अब कि ठीक है आप जो भी कर रहे हैं पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, लेकिन यहाँ हम पार्टी के मजबूत बनाने के लिए यानी सत्ता में नहीं आते, बल्कि सत्ता लेना या सत्ता पर आना, इसका मकसद यही होना चाहिए कि देश के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो सवाल देश के लिए या फिर स्टेट के लिए, रियासत के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो इसी हवाले से मैं संतोष साहब आपसे जानना चाहूँगा, हम जो है बात कर रहे हैं बिहार की, तो अब चलें ये जो सिनेरियो है, अभी जो सेशन चल रहा है, क्या जनता उम्मीदें कर रही थी और क्या इनको मिल रहा है और किस तरह के वादे पूरे किए गए हैं और अभी क्या वादे हैं जो पूरे होने हैं और किस तरह से अपोजिशन का रोल अदा करने वाले अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। जी मैं आपसे जानना चाहूँगा संतोष साहब। हाँ देखिए सर, वक्त के साथ जो है राजनीति बदल गई है और अपोजिशन की सोच भी बदल गई है। जमीनी स्तर पे बहुत कम लोग हैं और जिस तरीके से सत्ता पक्ष सोचती है लगभग उसी हिसाब से विपक्ष भी सोचने लगी है, मैं जो समझता हूँ। अच्छा जी। और ये राजनीति का जो वर्तमान राजनीति जो उभर के सामने आई है बदलते परिवेश में, उसका ये नुकसान कहें या जो कहें, क्योंकि आज भी जो बेसिक मुद्दे हैं, अगर बिहार की हम बात करें जी, सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो एजुकेशन सिस्टम, जो ग्रेजुएशन 3 साल में होनी चाहिए, वो उसकी सेशन इतनी लेट चलती है कि 5 साल में एग्जाम नहीं हो पाते। और इसमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं है और बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति बढ़ाने की जरूरत है। तो वो जो मुद्दा है वो सत्ता पक्ष से भी गायब है, विपक्ष से भी गायब। दूसरा जो मुद्दा है कि बिहार में स्वरोजगार की जो डेवलपमेंट है, इस बजट में मुझे कहीं कुछ मतलब उस टाइप का बहुत बड़ा कुछ नहीं दिखा। बिहार जो एक स्टेट है जहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्री आज के डेट में नहीं है और निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना भी नहीं है। अच्छा जी। जो मतलब वो है, तो उस हिसाब से कहीं भी वो नहीं है कि स्वरोजगार पे हम क्या वो डेवलप कर रहे हैं। सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। जो जिस संख्या में बेरोजगारी बढ़ रही है और जो हमारे युवा निकल रहे हैं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में, तो अब जो युवा अगर देश में है और सबसे ज्यादा अगर लेबर की बात करें तो सबसे ज्यादा लेबर बिहार में। हाँ जी। तो वो जो लेबर है, स्किल्ड लेबर और नॉन स्किल्ड लेबर, जी हाँ, तो उनका यूटिलाइजेशन कैसे हो, बजट में तो ये आना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल जी जी। तो बजट में ये चीजें गायब है। अब जो बजट में अलॉटमेंट है 15,000 करोड़ में देख रहा था कि बस स्टॉप और ये चीजें बनेंगी, डाउटलेस बस स्टॉप बनेंगी और अच्छी बात है, लेकिन बस स्टॉप आप बना रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर इसका थोड़ा बजट काट करके अगर जो है जो यूनिवर्सिटी में एजुकेशन आप दे रहे हैं, उसका एग्जाम अगर कंडक्ट करा देते, सेशन टाइम पे कंप्लीट करा देते, तो मैं समझता कि सरकार की बहुत बड़ी मेहरबानी होती है गरीब बच्चों पे। जी जी जी। तो ये सब मुद्दे जो है ना बिल्कुल गायब हैं और इस मुद्दे पर न तो सत्ता पक्ष का ध्यान है और न ही विपक्ष का ध्यान। जी संतोष साहब, यहाँ पर क्या आप मानते हैं कि ये यहाँ की जो सरकार, या डबल इंजन सरकार उसको बोला जाए या नहीं? सर इसमें अखिलेश जी ने एक बड़ा अच्छा बात बोला था। हाँ, अगर हंसी आए तो रोकिएगा मत। अच्छा
जी। उन्होंने कहा था कि डबल इंजन में एक इंजन तो अमेरिका का है। अच्छा। अच्छा। एक इंजन। तो तो देखिए, डबल इंजन ट्रिपल इंजन से मसला नहीं है, मसला ये है कि हम्म। आपकी नीयत क्या है। हम्म। आप देखेंगे कि भारत की राजनीति में लेकिन संतोष साहब, माजरत के साथ यहाँ पर मतलब जब आम बजट हमारा आया था तो उसमें तो एतराज ये किया जा रहा था कि बिहार के लिए नवाजिशात हो गई हैं। सर वो ऐसा है ना कि वो आप चश्मा कैसा लगाते हैं ना, उसी हिसाब से स्काई दिखता है, उसी हिसाब से जो है ना वो सारी दुनिया दिखने लगती है। जी 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 जी। तो अब जो मसला हम लोग बात कर रहे थे डबल इंजन का, हाँ। एक्चुअली ऐसे मुद्दे छिड़ जा रहे हैं ना कि हम लोग बिहार छोड़ के सेंटर में आ जा हाँ रहे जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जी। हैं। तो सवाल ये है कि डबल इंजन है, लेकिन डबल इंजन का लाभ बिहार को क्या मिल रहा है। हाँ। कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग थी पटना यूनिवर्सिटी को बनाने की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मिला। विशेष पैकेज का मांग था, विशेष पैकेज नहीं मिला। तो डबल इंजन कैसे हुआ। ये होती कि बिहार सरकार की जो मांग होती, अगर केंद्र सरकार एक बार में स्वीकार कर लेती तो मान लिया जाता कि हाँ डबल इंजन है। डबल इंजन का लाभ क्या है। और जो एक इंजन है उसका 80% तो कर्जे में ही है। जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीडीपी है उसका 80% तो कर्जे का है जी। और उसके बाद जो अगर सही से जांच हो जाए तो पता चलेगा कि घोटाले जो हुए हैं ये भी अगर सामने आ गए तो हो सकता है कि हम 100% कर्जे में हो। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो देश के संसाधन बेच के सरकार चला रही है। अच्छा। भाई आप सर देखो कि रेलवे को प्राइवेटाइज किया गया, इंडियन ऑयल को वो किया गया, एलआईसी से पैसे लिए गए, उसके बाद अमेरिका से पैसे आए। ये सब कहाँ गए। आप कहते हैं कि हमने काला धन नोटबंदी किया, उससे पैसे हमारे पास बहुत सारा आया जी। आप जो स्कीम ले आए उससे पैसे आए, लेकिन गया कहाँ। हम तो देश में डूब गए, कर्जे में डूब गए। तो ये चीजें तो दिख नहीं रही सर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बिहार के हवाले से अगर बात करें तो जिस तरह से आपने कहा कि ये सारी चीज़ें हैं, ये होना चाहिए था, डबल इंजन की बात की जा रही है तो डबल इंजन का जो लाभ मिलना चाहिए वो नज़र नहीं आता। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आरजेडी की जो सत्ता थी, सरकार थी, उसके बाद तो अगर हम थोड़ा सा शायद अगर उसका जायज़ा लेंगे तो शायद बहुत सारी तरक्की भी जो है बिहार में हुई होगी, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर भी जो है दुरुस्त हुआ होगा, बेहतर हुआ होगा, और बहुत सारा रोज़गार भी मिला होगा। क्योंकि अगर हम वो जो आरजेडी का जो वक्त था उसको अगर माइनस करके देखते हैं या फिर उसको जो है कंपेयर करके जो है थोड़ा सा तुलना उसकी करते हैं तो आगे बढ़ा है बिहार, बहुत बड़ा है। सर मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूँ जी जी, और मुझे गुस्ताखी के लिए माफ करेंगे। नहीं प्लीज। एक्चुअली हम लोग जो तुलना करते हैं ना, हाँ, ये गलत तुलना करते हैं। और हम लोगों के अंदर जो मैंने बोला ना कि गलत माइंडसेट डेवलप किया गया है। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में जी। बिहार में पहली जो सरकार बनी वो श्री कृष्ण सिंह जी मुख्यमंत्री बने, और 1989 में लालू जी मुख्यमंत्री बने। तो 47 से लेकर के 89 के विकास पे हम लोग कोई बात नहीं करते। डायरेक्ट हम बात करते हैं लालू जी और नीतीश जी। लेकिन मैं एक चीज आपको सर बताना चाहूंगा कि जो 89 में जो लालू जी को जो बिहार मिली थी जी जी, उस बिहार में सबसे बड़ा चैलेंज था कास्टिज्म, लॉ एंड ऑर्डर। लोगों को रहने का, खाने का, चप्पल पहनने का, कपड़ा पहनने का, मतलब जो पिछड़ी दलित पिछड़ी जातियां हैं उनको चप्पल पहनने का, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था अपने पैसे का। अगर स्वर्ण बस्ती है, अगर वहां से कोई दलित गुजर रहा है जी, तो उसको ये आदेश था कि तुम अपना चप्पल पैर में से खोल के सर पे रख लोगे। ओहो जी। तो उस दौर में लालू जी को बिहार मिला था। और वहां से उन्होंने चेंज किया और चेंज करके जो है सोशल चेंज लाया। अच्छा। मैं मान रहा हूँ कि लालू जी का जो सारा संघर्ष था वो सोशल चेंज में खप गया। लालू जी की जो बेस्ट टाइम थी वो सोशल चेंज लाने में खप गई। अब जो नीतीश जी को जो बिहार मिला जी, वो
नीतीश जी को जो बिहार मिला इसमें सोशल चेंज हो चुके थे। अच्छा जी। लेकिन इकोनॉमिकल और एजुकेशनल, हाँ और ट्रांसपोर्टेशन, इसकी बहुत बड़ा चैलेंज था। हाँ। और इस पर इन्होंने काम किया। नीतीश जी के रीजन में भी अच्छे काम हुए, मैं बोल रहा हूँ। नीतीश जी के रीजन में जो अच्छा काम हुआ वो इलेक्ट्रिसिटी में हुआ, वो जो है ट्रांसपोर्टेशन यानी कि रोड में हुआ। अच्छा जी। रोड में अच्छा काम हुआ है। और कुछ हद तक लॉ एंड ऑर्डर पे हुआ, क्योंकि जो लालू जी ने विरासत उनको दिया सोशल चेंज करके जी, क्योंकि पहले क्या था कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी जी, गरीब स्टेट था, केंद्र में हमेशा सरकार दूसरी पार्टियों की रहती थी जी, तो उसका लाभ नहीं मिलता था। और लालू जी ने जो सोशल चेंज लाया जी, उसका लाभ नीतीश जी को मिला। इसी कारण है कि नीतीश जी के रीजन में थोड़ा तेजी से विकास हुआ। हाँ। लेकिन एक दो टेन्योर जो रहे या कुछ पीरियड रहा उसमें विकास नहीं हुआ जिस ढंग से होना चाहिए था। एक अब जो है नीतीश जी के विकास का सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। जी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब ये सीनियर मोस्ट लोग हैं, चाहे नीतीश जी की बात करें चाहे लालू प्रसाद यादव जी की बात करें, अब थोड़ा नई पीढ़ी का दौर है, तो इस हवाले से अगर हम देखें बिहार को, तो क्या लोग जनता कुछ नए इन यानी यूथ्स को, यूथ लीडरशिप को जो है देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखेंगे पिछले अगर इंतखाबात जो इलेक्शंस हुए थे बिहार के, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ इनका असर हमने देखा था। अब आगे के हवाले से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, क्या लोगों का कुछ ऐसा जहन है कि वो कुछ बिहार में कुछ नया चाहते हैं और कुछ नए जो है नई जो है लीडरशिप से कुछ उम्मीदें उनकी वाबस्ता हैं? ठीक है, नए लीडर जो हैं जी, और यूथ लीडर में जो है तेजस्वी आकर्षित कर रहे हैं जी, चिराग भी कुछ हद तक आकर्षित कर रहे हैं और मुकेश सहनी भी आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन कोई वैसा लीडर अभी तक करिश्मेटिक लीडर नहीं आया है जिसकी लोकप्रियता सबके बीच हो। अच्छा जी। और इन तीनों में तेजस्वी आगे हैं, लेकिन तेजस्वी जी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना कि वो जमीन पे नहीं आ पा रहे। अच्छा। रूट लेवल पे उनकी पकड़ नहीं हो रही है, जनता से डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, चाहे जो रीजन हो। उनको जो फीडबैक दिया जाता है जी, वो उसी फीडबैक पे बिलीव करते हैं, बट वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो ग्राउंड पे नहीं आ पा रहे हैं अभी तक, जो मैं समझ पा रहा हूँ। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि उनकी जो सलाहकार मंडली है जी, उसमें थोड़ा सा वो तब्दीली करें और कोशिश करें जनता से डायरेक्ट फीडबैक लेने का। क्योंकि राजा के इर्द गिर्द का जो आदमी होता है ना, वो सच नहीं बोल सकता है 100%। जी 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 जी, और वो सच उन तक नहीं पहुंच रही। अच्छा, यानी इस चीज का जो है एक तब्दीली लाने की जरूरत है, रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है और इस जानिब जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है, तब कुछ चीज़ हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से इलेक्शंस आ रहे हैं और जिस तरह का माहौल बना हुआ है, और इस हवाले से लोगों की अगर कोई उमंगें हैं, अगर वो किसी में देख रही हैं, तो वहाँ की जो खामियां हैं वो दूर होने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पर आपने कास्ट सेंसस की बात की और तबक़ात की बात की, तो मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगा कि आपके पास बिहार में, जैसे हम तेलंगाना की बात करें, यहाँ पर भी जो है कास्ट सेंसस हुआ, वहाँ पर आपके पास भी पहले हुआ, तो उसका कुछ लाभ, उसका कुछ फ़ायदा जिसके लिए करवाया गया वो हुआ है या होना बाकी है? सर देखिए, ये जो इस तरह के कास्ट सेंसस होते हैं जी, ये कॉन्शियस माइंड से ज्यादा सब कॉन्शियस माइंड में होता है इसका असर। अच्छा, तो सब कॉन्शियस माइंड में तो लोगों के असर है इसका, क्योंकि जो जातियां अपने आप को कहती थी कि मैं जो है, मेरी आबादी 20% है, मेरी आबादी 15% है, मेरी आबादी 13% है, तो उनको कहीं ना कहीं ये सोचने पर बाध्य होना पड़ा कि हमारी सच्चाई में रियल में आबादी कितनी है। पहला। दूसरा चीज कि अगर हमारी आबादी 4% है या 2% है, तो लेकिन हमने तो स्पेस जो है 12% घेरा है, 15% घेरा है, 40% तक घेरा हुआ है, तो उन लोगों पर इसका डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड पे असर हुआ है। अच्छा जी। दूसरा इसका ये है कि जो दलित पिछड़े समुदाय के लोग हैं,
उन पर ये असर हुआ है कि हमारी आबादी तो इतनी है लेकिन हम इतना ही क्यों है, ये कहीं ना कहीं सोचने के लिए बाध्य हुए हैं। अब दूसरा जो राजनीतिक लाभ और नुकसान की बातें हैं जी, तो जो कास्ट सेंसस जिस उम्मीद और जिस आइडियोलॉजी की तहत माननीय नीतीश कुमार जी ने कराया था, हाँ, उस पर बहुत बोलने और बहुत करने की स्थिति में नीतीश जी नहीं है भाजपा के साथ जब अच्छा, तक वो है। जी जी जी, तो अभी लगभग 7 महीना 8 महीने का वक्त बचा हुआ है, मैं जो समझता हूँ चुनाव में। जी जी, तो कभी कुछ भी हो सकता है, धोखे में प्यार हो सकता है, प्यार अच्छा, में धोखा हो सकता है। जी, लेकिन अभी वक्त लोग भी तो देख रहे हैं, मतलब ये इसको कब तक बर्दाश्त करते हैं? बिहार के लोगों से भी ये सवाल है कि भाई ठीक है, कोई अगर नेता है, उनके कुछ उनका मिजाज ही कुछ इस तरह से बना हुआ है, और लेकिन बहरहाल वो इसको किसी भी तरह से एंजॉय कर रहे हैं या फिर आपके लिए आ रहे हैं, जो भी है। लेकिन आप भी जो है, आपके भी कुछ एस्पिरेशंस हैं और आप भी कोई आपकी आइडियोलॉजी है, तो वो क्या है मैं जानना चाहूँगा बिहार के लोगों की। संतोष साहब, इलेक्शंस के मौके पर फिर इलेक्शंस आने वाले हैं, बिहार की जनता का मतलब क्या, मतलब उनका क्या, किस तरह का मैंडेट होगा और क्या वो चीज़ें हैं जिसको देखकर वो किसी को जो है भारी बहुमत दे देते हैं या फिर नहीं देते, हटा देते हैं? देखिए सर, एक्चुअली जब 2010 के बाद इंडिया की पॉलिटिक्स बदल गई। पहले दूसरी चीजों पे वोट होती थी, अब दूसरे तरीके से होती है वो। जी, तो वो अब जो है, एक तो मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। भले ही हम लाख नकार दें मीडिया को, लेकिन इसका असर इंफॉर्मेशन के लिए हमारे दिमाग पर कहीं ना कहीं होता है, कॉन्शियस माइंड में हो या सब कॉन्शियस माइंड में हो। जी, दूसरी चीज ये है कि जो बहुत बड़ा हिस्सा होता है 20 से 25%, उसका अपना कोई माइंडसेट नहीं होता है। वो उसके साथ होता है जो जिधर भीड़ वही वो मतलब उधर चला गया। अच्छा, जी जी जी, तो अब होता है कि कौन पहले माहौल बना देता है अपने पक्ष में। अच्छा, जी, अभी की पॉलिटिक्स में ये सबसे ज्यादा मैटर करती है, किसके वोटर सबसे ज्यादा वोकल है। वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, इसी में वोट बदल जाती है, लोगों का माइंडसेट बदल जाता है। और दूसरा जो रीजन है कि आज की डेट में जी, जैसे बच्चे को शक्तिमान पसंद है, शक्तिमान जैसा कैरेक्टर, मतलब स्पाइडरमैन। हाँ, और महिलाओं को जो है सलमान खान पसंद है, बॉडी बिल्डर हो, हिम्मती हो, किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा ही जनता को भी चाहिए। हाँ, जनता के सामने जो लीडर लड़ाकू बन के आता है या उसको प्रेजेंट किया जाता है जी, कि भाई ये तो एकदम चीर देगा, फाड़ देगा एकदम, वही जनता को समझ में आता है। अच्छा, जी, आप मोदी जी की अगर स्टडी करेंगे 2014 के पहले, तो वही छवि प्रस्तुत की गई थी। एकदम मोदी सत्ता में आएगा, चीर देगा, फाड़ देगा, 70 साल में जो नहीं हुआ वो 7 साल में हो जाएगा। तो मतलब चाहे मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बिहार की नहीं बात कर रहा। जी हाँ, बिल्कुल। पूरे इंडिया में यही पॉलिटिक्स चल रही है अभी। तो संतोष साहब, इसमें कसूर मीडिया का है या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं उनका है या फिर खुद जनता का है? किसको सही होने की जरूरत है? देखिए सर, एक्चुअली हुआ क्या कि 2000 के बाद जी, सोशल स्ट्रक्चर इंडिया का बदला। जब ग्लोबलाइजेशन लागू हुआ, जी जी, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से हमारे यहाँ हम इंडिया के नहीं रह गए, हम भारत के नहीं रह गए जी, हम पे सीधा असर अमेरिका, यूएस, इंग्लैंड सबका हुआ। तो अब जो हम बने, डेवलप हुए, नया हमारे अंदर जिम डेवलप हुआ, नया सोच डेवलप हुई। तो वो जो सोच डेवलप हुई उसमें ये आ गई कि बच्चे को शक्तिमान चाहिए, महिलाओं को माचो मैन चाहिए, और जनता को जो है दबंग लीडर चाहिए, एकदम चीर फाड़ देने वाला, बोलने वाला, भले ही कुछ ना करे लेकिन मुंह से तोप रोज चलाए, मुंह से जो है ना रोज पाकिस्तान पे बम चला दे, भले ही कुछ ना करे। तो वैसी लीडरशिप को जैसे मीडिया प्रेजेंट करती है, लोगों को समझ में आ जाता है यही है हमारा लीडर, भले ही उसको धोखा हो जाए 7 साल बाद। हाँ। लेकिन तो संतोष साहब, ये किस कदर वाकई अगर इसको हम देखेंगे तो यही चल रहा है, लेकिन ये हमारे लिए
क्या किस तरफ, मतलब किसी भी स्टेट को किस तरफ ले जाएगा अगर यही मानसिकता रहेगी, फिर देश को किस तरफ हम ले जाएंगे, यही चल रहा है। मतलब हर स्टेट में हम देख रहे हैं अलग अलग, कहीं कुछ, लेकिन ओवरऑल ये मिजाज जो है बन चुका है। और जब इलेक्शन हो रहे हैं तो फिर उसके नतीजे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो जो आप कह रहे हैं यकीनन इसी पर जो है आधारित, इसी पर जो है मुनस्सिर नजर आ रहे हैं। जी 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 सर, परिणाम तो सामने है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा हैं, उनके पास 5,000 की नौकरी नहीं है। MA PhD जैसे बड़ी बड़ी डिग्रियां करके लोग बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। और सरकार ये कहती है कि आप पकौड़े तलो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सरकार जो है रेस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ जीने वाला जिंदगी हमें उपलब्ध कराएगा। और कुछ लोग हमारे देश के युवा जो हैं हिंदू बन के घूम रहे हैं, कुछ लोग जो है मुस्लिम बन करके घूम रहे हैं। और देश में सबसे बड़ी शिक्षा देने वाली संस्था व्हाट्सएप बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। तो इस दौर में मतलब क्या ही प्रिडिक्ट किया जाए। लेकिन किसी को तो जो है बनना पड़ेगा फिर से, यानी गांधी जी बनना पड़ेगा, भीमराव अंबेडकर बनना पड़ेगा, या फिर जो भी हमारे मुजाहिदीन आज़ादी थे उन्होंने जिस तरह का ख्वाब देखा था और कुर्बानियाँ दी थी, अगर वो चीज़ नहीं होगी तो फिर हम क्या करेंगे। सवाल यहाँ पर ये होता है कि जो है ठीक है ये सारी खराबियाँ आ गई हैं, अगर ये सारा माहौल बन गया है तो क्या हम इसी पर जो है निर्भर रह जाएंगे। इसको जो है सुधारने के लिए कुछ तो पेशरफ्त होने की ज़रूरत है, तो वो पेशरफ्त कौन करेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। इलेक्शंस आ रहे हैं तो इलेक्शंस के साथ कुछ मुद्दे ऐसे आ रहे हैं जो उस मकाम, उस रियासत के लिए, बल्कि न सिर्फ अब तो हम ये देख रहे हैं कि कहीं पर अगर ब्लॉक लेवल अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो दिल्ली तक जो है उसके असरात हमको नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी अफसोस की बात हो रही है कि मूल मुद्दे से जो है ना जनता भटक चुकी है, और उसको वही माचो मैन फिगर मतलब एकदम चीर देगा, फाड़ देगा, मीडिया प्रेजेंट करती है और लोगों को लगता है यही मेरा लीडर है। हाँ, ये तो हो रहा है। तो इसके ये जो है ये भारत को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, जिसके परिणाम सामने आ रहे हैं। और हालात ये हैं कि हमारा जो है 80% GDP का कर्जे में हम है, देश के पास रोजगार नहीं है, अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है वो आप बेहतर मेरे से समझ रहे हैं। शेयर मार्केट दिन पर दिन लो की रिकॉर्ड बनाते जा रही है। हाँ, बिल्कुल। और जो शेयर मार्केट की वो थी, क्या नाम था वो पूरी, कौन सी पूरी है वो, उन पे आरोप लगे, सरकार ने जांच कराया और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट कह रही है कि भाई आप सरकार की जांच एजेंसियों पर मुझे बिलीव नहीं है। और FIR तक रजिस्टर नहीं हो रहा है। सरकार हर चीज में जो है कोर्ट आदेश दे रही है तो जहां FIR हो रही है। और कई बार तो कोर्ट भी मतलब क्या कहा जाए, हमारे CJI जो है प्रधानमंत्री जी के साथ आरती कर रहे हैं। तो देश इन दौर से गुजर रहा है। और ऐसी परिस्थितियों में सबसे बड़ा जो मसला है ना कि बहुत बड़ा तबका हमारे देश में पढ़ा लिखा नहीं है, और उससे भी बड़ा तबका जो है ना जो पढ़ा लिखा मूर्ख है। अच्छा, ये भी है। और कुछ लोग इनफॉर्म नहीं है, जिनको सूचना नहीं है, और कुछ लोग मिस इन्फॉर्म है। एग्जैक्टली। हाँ, और इस मिस इन्फॉर्म की काम में जो है देश का मेन लाइन मीडिया लगा हुआ है। और उसको बैकअप दे रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। जी संतोष साहब, मैं यहाँ पर बिल्कुल आखिरी सवाल करूँगा आपसे, और वो ये है कि 2014 से पहले, यानी अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा नारा बल्कि एजिटेशन आया था आगे, और उस एजिटेशन ने 2014 से पहले और फिर 2014 के इलेक्शंस जो थे लोकसभा के, उस पर उसने काफ़ी ज़बरदस्त जो है असर दिखाया। वो था करप्शन के ख़िलाफ़ अन्ना हज़ारे साहब और उनका एजिटेशन। और तो मैं इस हवाले से जानना चाहूँगा आपसे, फिर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी जानना चाहूँगा कि कहीं पर भी कोई भी चीज़ हो, यानी जब ईमानदारी होती है और ईमानदारी के साथ कोई भी काम होता है तो फिर उसके जो असरात हैं वो पॉजिटिव और अच्छे जो है निकल कर आते हैं। जब वहाँ ईमानदारी नहीं होती, करप्शन होता है, धांधलियाँ होती हैं, रिश्वतखोरियाँ होती हैं, और तो फिर सारा जो सिस्टम होता है वो बर्बाद हो जाता है। वो अगर कोई बड़ा सा बड़ा कोई लीडर भी आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन अगर ये सारी चीज़ चलती रहे तो फिर वो कोई सिस्टम को सुधार नहीं सकता। तो एक तो सारे देश का कॉन्टेक्स्ट हो गया, दूसरा मैं बिहार के हवाले से भी आपसे जानना चाहूँगा। आप खुद जो है वकील है माशाल्लाह से और क़ानूनदां हैं,
तो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, जैसे आपकी पड़ोसी रियासत है, वहाँ का तो बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हो गया, और फिर वहाँ का राज अगर हम देखें तो फिर बहरहाल क्या कहने हैं उस हवाले से हम किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन आपकी पड़ोसी रियासत बिहार, इसके हवाले से भी कहा जाता था कि यहाँ पर कभी लॉ एंड ऑर्डर जो है ऐसा है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, तो उस हवाले से और फिर इसके साथ साथ यानी करप्शन और धांधली के हवाले से जो मैंने सवाल किया, तो क्या वो भी कहीं ना कहीं जो है कुछ माने रखता है कि जो सत्ताएं आती हैं जाती हैं और लोगों की जो इच्छा होती है, तो क्या वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी कोई बाधा बनता है मामला? कितना हम जो है उसको जो है वाकई हम रोक पाए हैं अगर हम बिहार की बात करें? फिर साथ में आप देश की भी जरूर बात कर सकते हैं। देखिए सर, बिहार की अगर बात करें तो नीतीश जी के आने के साथ जो है जी बिहार में एक पैरेलल गवर्नमेंट चलती है, पैरेलल सुविधा विकसित हुई कि देश में शराब बंद, बिहार में शराब बंद हो गई। जी हाँ, लेकिन होम डिलीवरी शुरू हो गई। अच्छा। बिहार में जो है नोट मतलब शराब बंदी के नाम पे जो 100 रुपए का जो जिसको पौवा बोलते हैं क्वार्टर, जी जी, वो 300 रुपए का बिकने लगा। हाँ। और जो है पहले शराब की दुकान पे शराब बिकती थी जी, अब आपको पान के दुकान पे, कपड़े वाले दुकान पे, कहीं पे भी मिल सकता है। ओ हो जी। तो सुविधाएं जो है ना बढ़ी है। नीतीश जी के सरकार में ये सुविधा बढ़ी है। अच्छा, उसके खिलाफ जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कानून बन गया वैसी कार्रवाई तो नहीं है सर। देखिए मसला ये है कि अगर आप कानून की स्टडी करेंगे तो कानून ये मान करके चलती है, कानून की जो अवधारणा है कि अपराध को आप कम कर सकते हैं, अपराध को आप खत्म नहीं कर सकते। तो ये शराब पीना एक सामाजिक बुराई हो सकती है जी, ये डिबेट का इशू है, मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर सामाजिक बुराई है तो इसको कम किया जा सकता है, हाँ, खत्म नहीं किया जा सकता। और कम कैसे किया जा सकता है, तो उसका तरीका ये था कि पहले टीचिंग डेवलप होती। दूसरी चीज, अगर यही करना था तो इसको जो है हर डिस्ट्रिक्ट में एक शराब की ऑथेंटिक दुकान होती और उस पर एक व्यक्ति को आधार कार्ड देखने के बाद या कोई भी आईडी देखने के बाद एक क्वार्टर ही मिलेगा एक आदमी को, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और उसकी टाइमिंग होती 10 बजे से 4 बजे तक। तो ये काम सफल हो जाती। फिर ये काला नहीं होता, काला बाजारी इसकी नहीं होती। जी। फिर होता क्या कि यार अभी क्यों मतलब 100 रुपए के सामान के लिए 300 रुपए देने जाए, 10 बजे तो मिल ही जाएगा, उतने में मिल जाएगा। जी। और जो बुराई शुरू होती है दारू पी करके, ड्रिंकिंग करके, हाँ, वो तब होती है जब रात का 10 बज चुका होता है, 9 बज चुका होता है, 8 बज चुका होता है। जी हाँ। अगर 4 बजे के बाद दारू की दुकान बंद हो जाए तो कोई भी बुराई नहीं होगी। जी हाँ। और लिमिटेड लोग पिएंगे और उसका मिसयूज नहीं होगा। तो ये जो डिसीजन है ना सरकार का जी, ये आत्ममुखता वाला है। हाँ, और न तो टीचिंग डेवलप की गई और न ही उस तरह की व्यवस्था विकसित की गई, जिसके परिणाम ये हुआ कि एक अल्टरनेटिव अर्थव्यवस्था शुरू हो गई। हाँ जी हाँ, जी हाँ। तो बहरहाल संतोष साहब, 1 मिनट में मैं आपसे चाहूँगा कि करप्शन के भी हवाले से साथ ही, क्योंकि अब प्रोग्राम हमारा बस ख़त्म होने को है, 1 मिनट में मैं चाहूँगा कि करप्शन के हवाले से कितना जो है यानी कंट्रोल किया गया, या फिर इलेक्शंस के मौके पर जिस तरह से बहुत सारे यानी बातें हमारे सामने आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, तो जब तक वो दुरुस्त नहीं होगा शायद जो है लोग अपनी मर्जी से जिस तरह से उनको बाशऊर होते हुए अपने नुमाइंदे को चुनना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। देखिए करप्शन के मामले में जो मैं समझा हूँ कि लालू जी के सरकार में जो पदाधिकारी थे, ऑफिसर्स थे जी, उनमें बहुत बड़ा डर था। अच्छा। कि लालू अनप्रिडिक्टेड पर्सन है, वो कब किसको टांग देंगे और कब किस भेष में आ जाएंगे, हाँ, कब कहाँ पहुंच जाएंगे और किसको क्या एक्शन ले लेंगे, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। अच्छा जी। लेकिन नीतीश जी में ये उल्टा है। नीतीश जी के शासन में आने के साथ जो है पदाधिकारियों का, ऑफिसर्स का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा। और उन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया, हाँ, जिसके परिणाम स्वरूप करप्शन बढ़े, भ्रष्टाचार बढ़ा। हाँ, ये चीज़ हुई है। यानी फिर इसका क्या मकसद हुआ, ये बड़ी बुनियादी बात आपने की है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया संतोष साहब, आपने वक्त दिया और बड़ी गहराई के साथ आपने जितनी बातें की हैं वो हकीकत पर मबनी यकीनन नज़र आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
आपने वक्त दिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। नाज़रीन, तो ये बिहार की सूरत हाल थी जिसको हमने समझने की कोशिश की कि वाकई बिहार की अगर हम बात करें तो एक ऐसी रियासत जो अपने आप में कई एक एतबारात से अहमियत रखती है। बहरहाल अब देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह की सत्ता बनती है और अभी तक की जो सत्ता चल रही है उसने लोगों से जो वादे किए उसको कितना उसने पूरा किया, और जो मरकज़ से भी जिस तरह के दावे किए जाते हैं डबल इंजन के हवाले से संतोष साहब ने बहुत सारी उस हवाले से रोशनी डाली। तो बहुत मामलात ऐसे हैं जो खुल कर आ जाते हैं। तो बहरहाल लोगों को अपने सियासी शऊर को जो है बेदार करने की ज़रूरत है ताकि हम वाकई जिस तरह की यानी हुकूमत चाहिए उसको बना सकें और जिस तरह से रियासत डेवलप हो और इनके मसाइल हल हो सकें। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।